गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हम लोग जो विषय है वह कैली ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स है। मैं पहले बता चुका हूं कि ग्रुप स्टडीज में दवा को एक साथ कई एक दवा को की पढ़ाई हमारी हो जाती है और इसके साथ साथ इसका कंपैरिजन, इसका तुलनात्मक अध्ययन भी हो जाता है। इससे हम लोगों को एक दवा को दूसरे दवा में कैसे भिन्नता करके रोगी को देने में भी सहूलियत हो जाता है। तो आइए आज हम लोग एक होम्योपैथिक केमिकल ग्रुप के बहुत ही महत्वपूर्ण दवा का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसको कि हम लोग कैली ग्रुप ऑफ ड्रग्स इन होम्योपैथी कहते हैं। कैली ग्रुप्स, कैली से मतलब होता है, कैली वर्ड जो है सो KALI का कैली, ये जर्मन वर्ड काहले से आया है, KAHLE काहले, जिसका मतलब होता है पोटासियम। आप सभी जानते हैं पोटासियम जो है सो जिसका कि केमिकल सिंबल K है और ये काहले से ही K है। पोटासियम हम लोग बोलते हैं लेकिन ये K है और ये एक केमिकल एलिमेंट है जिसका कि एटॉमिक नंबर आपको 19 है और एटॉमिक वेट 39.1 है। और पोटासियम जो है सो इसके जितने भी कंपाउंड हैं वह वाटर सॉल्युबल हैं और पूरे विश्व में सभी जगह पर यह पाया जाता है। पोटासियम वाटर सॉल्युबल केमिकल है, कंपाउंड है और ये सारे विश्व में सभी जगह पर यह पाया जाता है। पृथ्वी के सतह पर 2.54% जो है सो पोटासियम का होता है और ह्यूमन बॉडी में, हम लोगों के शरीर में इसका 35% पोटासियम हुआ करता है। पोटासियम एक मिनरल है जो कि ब्लड प्लाज्मा और टिश्यू में भी पाया जाता है। और छात्रों, डॉक्टर क्लार्क ने अपने मेट्रिया मेडिका में लिखा है, कैली का काम, कैली जो है हमारे सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड्स इन द टिश्यू को डिस्टर्ब करता है, यानी कि उसको मेंटेन करता है और डिस्टर्ब करता है। कैली का मेन रोल है, पोटासियम का मेन रोल है आपके बॉडी के फ्लूइड्स का जो तरल भाग है उसके अंदर में सर्कुलेशन, टिश्यू का जो तरल भाग है, लिक्विड भाग है, उसमें सर्कुलेशन, उसमें जो संचालन होता है उसमें चेंजेज लाता है। उससे कुछ डिस्टर्बेंस भी हो सकता है और कुछ लाभ भी हो सकता है। पोटासियम जो है सो लिथियम के बाद में सबसे ज़्यादा डेंस एलिमेंट है, मेटल है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, और आसानी से इसको काटा जा सकता है। और फ्रेशली कट पोटासियम सिल्वर कलर का पाया जाता है और हमने बताया था कि इसके एटम्स में 19 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 19 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। ये पोटासियम जो है सो ऑक्सीजन, पानी, जल, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके एक कंपोनेंट बनाता है, खास करके हवा में। ऑक्सीजन के साथ में पोटासियम मिलकर के पोटासियम पेरोक्साइड बन जाता है, पानी के साथ मिलकर के पोटासियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और ये काफ़ी एक्सोथर्मिक माने हीट जनरेटिंग एलिमेंट हो जाता है और इससे आप लोग गैस को भी जला सकते हैं। और पोटासियम ये जो होता है, ये पोटासियम सोडियम हमारे अंदर में मिलकर के दोनों हमारे शरीर को बैलेंस करने के काम में आता है। हम लोगों ने सोडियम को भी देखा था। सोडियम जहाँ की वॉलेटाइल सब्सटेंस है, वैसे ये ड्राई सब्सटेंस के रूप में होता है। पोटासियम हम लोगों के भोजन में भी उपलब्ध होता है, खास करके हम जो फ्रेश एस्पैरागस है, पालक है, टमाटर है, ये मस्टर्ड है, वाटरमेलन्स है, बीट्स में पोटासियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, हम लोग के भोजन का पार्ट है। और आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, क्रॉनिक केसेस में
पोटासियम का बहुत बड़ा रोल हम लोगों के जीवन में है और हम लोग अपने शरीर में पोटासियम हमको चाहिए, पोटासियम का बैलेंस बना रहे, जैसा मैंने कंटेंट बताया वह बना रहे, यह बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। पोटासियम बहुत बड़ा और बहुत ही पावरफुल न्यूट्रलाइजर के रूप में होता है। न्यूट्रलाइज करना मतलब कि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देना। ये पावरफुल फ्लशिंग एजेंट भी है, यानी कि आपके शरीर से गंदगी को निकालने के लिए और सफाई करने का काम बहुत अच्छा से करता है। इसीलिए कॉन्स्टिपेशंस और सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करने में पोटासियम का बहुत बड़ा रोल हुआ करता है। ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा में, और ये जो है सो काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है हम लोगों के जीवन का, क्योंकि आप जब भी इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस होता है तो पेशेंट जो है सो कोमा के स्टेज में चला जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। जब आपका पोटासियम आयंस जो हैं और सोडियम आयंस में कमी आती है तो लोग कोमा के स्टेज पर भी चले जाते हैं, क्योंकि ये बैलेंसिंग एलिमेंट के रूप में काम करता है। सोडियम एंड पोटासियम दोनों मिलकर के बैलेंसिंग एलिमेंट के रूप में काम करता है। तो ये हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए, है ना। इसका थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस भी बहुत जगह पर किया गया है, क्योंकि ये एनिमल किंगडम और वेजिटेबल किंगडम दोनों में पाया जाता है और हमारे शरीर के हर एक रचनाओं पर इसका प्रभाव पड़ता है। खास करके कार्डियक सेंटर पर, हार्ट के सेंटर पर पोटासियम का बहुत बड़ा रोल है। किडनी पर इसका बहुत बड़ा रोल है, ब्लड पर भी इसका बहुत बड़ा रोल है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इंटायर बॉडी सिस्टम पर इसका मेन रोल है, जिसमें खास पॉइंट आपका म्यूकस मेम्ब्रेन है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ब्लड है, किडनी है और कनेक्टिव टिश्यू एंड ग्लैंडुलर ऑर्गन्स है। ठीक है ना। इस चीज़ को हम लोगों को थेराप्यूटिक एप्लीकेबिलिटी में याद रखना चाहिए। ये हमारे पोटासियम जो है सो जनरली सॉलिड टिश्यू से रिलेटेड होता है, फ्लूइड पार्ट से नहीं, सॉलिड टिश्यू। तो आपके ब्लड में जो ब्लड कॉर्पस्कल्स में ये ज़्यादा पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा में नहीं, ब्लड कॉर्पस्कल्स में ये ज़्यादा पाया जाता है और फाइब्रस टिश्यू में ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, खास करके जॉइंट्स, यूट्रस और ये सब जगहों पर ये काफ़ी प्रभाव छोड़ता है ना। तो ये एक हम लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी है, जिससे कि ये इसका एक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है, इसका प्रभाव कहाँ कहाँ होता है, इसकी जानकारी हम लोगों को मिलता है। छात्रों, आपको ज्ञात होना चाहिए पोटासियम ग्रुप के, कैली ग्रुप के हम लोग के पास में करीब करीब 43 मेडिसिन हैं लिस्टेड। मैं जो कलेक्ट करने का कोशिश किया उसमें 43 मेडिसिन हैं। मैं सभी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कैली एसीटेट से लेकर के और कैली कार्ब, कैली फॉस, कैली म्यूर, कैली ब्रोम, ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि आपको ये 43 मेडिसिन में इंक्लूडेड है। आपके मेट्रामेडिका का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम को भी ये पोटासियम सोडा बोला जाता है, सोडा पोटास बोला जाता है, पोटासियम सोडा बोला जाता है, जो कि हम लोग अपने घर में काफ़ी इसका घरेलू उपयोग होता है। यह भी इस ग्रुप में पाया जाता है। कॉस्टिकम के भी जो है सो बेसिकली एक आपका पोटासियम ही ग्रुप का केमिकल कंपाउंड है। तो ये कॉस्टिकम से लेकर के कैली ग्रुप के सारे मेडिसिन के कैरेक्टर सभी कुछ आपको एक जैसे पाए जाते हैं। अब आइए हम लोग इसके प्रॉपर्टी की ओर देखते हैं, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी की ओर से। तो सबसे पहले इसका व्यक्तित्व देखेंगे हम लोग। ये सभी कैली ग्रुप्स जो हैं सो काफ़ी कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं। कंजर्वेटिव मतलब कि एक संकीर्ण दायरा में, एक दायरे में, रेगुलेशंस के अंदर में, फ्रेम में एक मन स्थिति बनी होती है, उसी के अंदर में ये रहते हैं। ये बहुत है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कैली दे डोंट हैव द वो अपने एक रूटीन से, रेगुलेशन से, एक नियम से, ट्रेडिशंस में बंधे हुए व्यक्तित्व होते हैं। धर्म के साथ बंधे हो, अपने रिलीजन के साथ बंधे हुए, अपने परंपरा के साथ बंधे हुए हो, अपनी संस्कृति के साथ बंधे हुए हो, लेकिन ये
मुख्यतः आपके बंधे हुए मेडिसिन व्यक्तित्व है, जो एक किसी न किसी धारणा को लेकर के चलता है, उद्देश्य को लेकर के चलता है, ऐसा व्यक्तित्व है। ये काफ़ी रेगुलर टाइप के व्यक्ति होते हैं और जमीनी व्यक्ति, जिसको जमीनी आधार, जो जमीन पर, जो कि रियलिटी, कल्पना में नहीं, जमीन पर, वास्तविकता पर जीते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास में जो मॉरलिटी है, चरित्र का जो मोरल वैल्यू है, क्या सही है क्या गलत है, इसके प्रति ज़्यादा सजग होते हैं। कैली ग्रुप के पेशेंट को आप कभी भी गलत काम करते हुए या गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखेंगे और न बर्दाश्त कर सकते हैं। स्पष्टीकरण के विषय में आपने सुना होगा कि इनजस्टिस कैन नॉट टॉलरेट, वो लोग इनजस्टिस टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। माने कोई भी जो अन्याय हो रहा है उसके प्रति ये टॉलरेंस इनका नहीं होता। और ये खाली कैली कॉस्टिकम में नहीं है, सारे कॉलेज ग्रुप में है। इनके पास में सबसे बड़ी बात होती है, ये ब्लैक एंड वाइट इशू होते हैं। ब्लैक मतलब जो सही है, गलत है ना। तो ये लोग रेगुलेशंस, नियम कानून के अंदर बंधे हुए व्यक्तित्व होते हैं। एक किसी चीज से, परंपरा से बंधे हुए होते हैं, किसी शपथ से बंधे हुए होते हैं। ये शपथ बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपने महाभारत में भीष्म पितामह को देखा होगा, वो भी एक अपने सत्य, एक शपथ से बंधे हुए थे, यानी कि वह एक दायरे में थे। उसी दायरे में वो, उस दायरे से वो जाकर के अपने सबसे प्रिय छात्र का, पर सबसे प्रिय जो उनके अर्जुन थे, उसका भी वो विरोध में युद्ध किया उन्होंने, है ना। तो ये एक दायरापन है, बना करके रखते हैं। और यह दायरा इनके कैली ग्रुप का महत्वपूर्ण बात होता है। तो ऐसे व्यक्तित्व हम लोगों के समाज में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। रोगी से जब आप बात देखिएगा तो वो देखेंगे, और उसके बातचीत करने के दौरान में उनकी संस्कृति, उनका ये रहन सहन, उनका हाव भाव, ये सारी चीज़ को देख करके आप देखेंगे कि दे आर द कंजर्वेटिव टाइप हैं और ज़मीनी बात पर रहते हैं। इनका कॉन्स्टिट्यूशंस जो होता है वो डार्क कम्प्लेक्शंस का होता है ना। डार्क माने थोड़ा सा गहरा होगा। अगर सफ़ेद गोरे व्यक्तित्व हैं तो वह गोरेपन में भी काफ़ी गहराई होगी। फैट होते हैं और थोड़ा सा थुलथुले व्यक्तित्व होता है ना। इनका बॉडी का बिल्टअप जो होता है सो ओबेसिटी का टेंडेंसी होता है। और ये डार्क, और चेहरा जो है सो लगता है कि एक बहुत ही धोया हुआ नहीं है, एक रफ है, उस तरह का वर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग इसको कहते हैं। तो डार्क टाइप पर कम्प्लेक्शंस, फैटी कम्प्लेक्शंस और ओबेसिटी कम्प्लेक्शंस, जो कि जिसका कि लगता है कि अच्छा से लोग धो धा कर नहीं रखते हैं, सफाई नहीं रखते हैं, उनके व्यक्तित्व में एक रॉबस्टनेस दिखलाई पड़ता है। रॉबस्ट मतलब कि एक कड़ेपन का भाव देख करके आपको हो सकता है। इनकी मेंटलिटी जो है, एडेप्टेबिलिटी, ये इस तरह के व्यक्तित्व, जिस तरह से शरीर आपको ओबेसिटी, ढीला पर दिखलाई पड़ता है, उसी तरह से मेंटल डलनेस भी इनके अंदर में बहुत पाया जाता है। खास करके किसी बात को याद रखना, नाम को याद रखना, पढ़ाई की बात सुनने के बाद में भूल जाना, थक जाना और आसानी से चिड़चिड़े हो जाना, है ना। यह इनके मेंटल एडेप्टेबिलिटी के तहत आता है। ये काफ़ी इस बात को हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए। नेक्स्ट जो इनका इमोशनल पैटर्न है, इमोशनल पैटर्न, वह काफ़ी छोटी छोटी बातों से चिड़चिड़ा जाते हैं। इनकी एंजाइटी जो है सो बॉडी के ऑर्गन और टिश्यू को इफेक्ट करता है। जैसे एंजाइटी में, घबराहट में छाती में दर्द होने लगना, घबराहट में सर हाथ पैर कांपने लगना, घबराहट के कारण बॉडी के ऑर्गन में, आप ये कैली ग्रुप के सभी मेडिसिन को देखेंगे, थोड़े से में नर्वस हो जाएंगे और शरीर में कंपन आ जाता है। इनके अंदर में ये क्लोज्ड टाइप के व्यक्ति होते हैं, माने ये ज़्यादा खुल करके सामने में नहीं आएंगे, रिजर्व नहीं होते हैं। और कंपल्सिव बिहेवियर होता है। कंपल्सिव मतलब एक बात पर फिक्स होते हैं, उसी को बार बार दोहराने का काम करते हैं। अब पैरानॉइड ने सुना होगा, उस तरह का ये कंपल्सिव है। ये ड्यूटी माइंडेड पर्सनैलिटी होता है और इसका कहते हैं कि ये ग्राउंडलेस एंजाइटी, ऐसा एंजाइटी जिसका कि कोई ग्राउंड नहीं है।
और उसमें ये जीते हैं, और इसके लिए इनके पास में काफ़ी शरीर पर प्रभाव पड़ता है, इनके लाइफ पर प्रभाव पड़ता है। ये पेसिमिस्ट व्यक्ति होते हैं, यानी कि नेगेटिव थॉट्स होते हैं इनमें। हमने बताया डाउन टू द अर्थ होते हैं, काफ़ी प्रॉपर होते हैं, रिजिड होते हैं, और रूल अबाइडिंग, नियम के अनुरूप चलना, और अपने में सेल्फ सेंटर्ड नेचर है ना, जो सारा बात अपने को ही ध्यान में रख करके करते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंटल अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट होता है इनका, और ट्रेडिशनल वैल्यू को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, और मॉरलिस्ट टाइप का पर्सन्स कहलाते हैं, मॉरलिस्ट, है ना। मॉरलिस्ट का मतलब कि जो सही और गलत पर ज़्यादा ध्यान देने वाले व्यक्तित्व। कैली ग्रुप के पेशेंट्स का जो टाइम ऑफ एग्रेवेशन है बड़ा फिक्स है, और देखिएगा अधिकांश कैलीज सवेरे के समय में इनके कष्ट बढ़ते हैं। जैसे कैली बायोक्रम का 2 से 3 बजे सुबह में, 2 से 5 इनका टाइम है होता है। कैली ब्रोम का 2 बजे रात में ही से शुरू हो जाता है, यानी कि मध्य रात्रि के बाद में सारे कष्ट इनके बढ़ते हैं। कैली नाइट्रेट जो है तो 3 बजे सुबह में खांसी शुरू हो जाता है। कैली फॉस को 3 से 5 बजे सुबह में खांसी होने लगती है या तकलीफ होने लगता है, कोई भी जो भी कष्ट हो। मैं कष्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिम्टम्स की बात कर रहा हूँ। ये सिम्टम्स ये है जो कि इन्फॉर्मेशन देता है, जिसको क्या आप यूज कर पा रहे हो। तो ये टाइम एग्रेवेशन जो है सो अर्ली मॉर्निंग है। अर्ली मॉर्निंग आपको 2 बजे से लेकर के 5 से 6 बजे तक इनके कष्ट को, सारे 43 मेडिसिन को देखिएगा, सभी में यही पीरियड में इनके कष्ट को बढ़ते हैं। इनके थर्मल रिएक्शंस जो होते हैं ये जनरली चिली पेशेंट्स होते हैं, जैसा कि जिप्सन मिलर ने इसको क्लासीफाई किया है चिली ग्रुप ऑफ मेडिसिन में। चिली कहने से आप लोग समझते हैं ये ठंडे प्रकृति के होते हैं, और गर्म से चाहत होती है, और थोड़ा सा भी ठंड लगने से इनके कष्ट जो है सो बढ़ जाते हैं। कैली ग्रुप के पेशेंट्स का जो और सब बहुत सारे भोजन के साथ में जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है, मीठा से बहुत ज़्यादा प्रेम और मांस से बहुत ज़्यादा एवर्सन, और फैटी फूड से इनका कष्ट का बढ़ना। सभी कैली ग्रुप पेशेंट जो है सो फैटी फूड माने तेलीय पदार्थ, रिच खाना, है ना, काफ़ी मसालेदार, काफ़ी ये जो भोजन है इनके लिए बहुत ही कष्टकर होता है। ये हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए। नेक्स्ट है इसके दर्द जो होते हैं, कैलीज के जितने भी पेन होते हैं उसको स्टिचिंग पेन, स्टिचिंग मतलब चुभने वाला, है ना, स्टिचिंग पेन होता है कैली ग्रुप का पेन। और आप देखेंगे चाहे कहीं भी दर्द हो तो वह स्टिचिंग के रूप में दिखलाई पड़ेगा, माने चुभने के जैसा दिखलाई पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण हम लोगों की जानकारी है इसका। नेक्स्ट जो है कैली ग्रुप जो है एंटी ट्यूबरकुलर ग्रुप ऑफ मेडिसिन कहलाता है। छात्रों आप जानते हैं कि हम लोग 3 मार्ज की बात करते हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, लेकिन जब 2 मार्ज मिक्सअप करके आते हैं तो एक ट्यूबरकुलर मार्ज भी बनता है जहाँ की टीबी जैसे लक्षण होते हैं। और इस व्यक्तित्व को ट्यूबरकुलोनियम से आप काफ़ी इसके नज़दीक पाएंगे सिम्टम्स, और कैली ग्रुप को हम लोग एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन के रूप में भी देखते हैं, है ना। तो जब टीबी की बात आती है तो वहाँ पर हम लोगों को कैली ग्रुप ऑफ मेडिसिन को देखना चाहिए। दूसरी बात जो है कैली के साथ में है, मैंने बताया था कि ये टिश्यू से ज़्यादा रिलेटेड है। तो पानी के जल जमाव होने के कारण इसके अंदर में ओडिमा, सूजन, या गाल में यहाँ पर सूजन, पेटों के सामने में सूजन, पैरों में सूजन, ओडिमा और ड्रॉप्सिएसाइटिस का प्रधानता पाया जाता है कैली ग्रुप में। क्योंकि वाटर के साथ में इसका एफिनिटी कम है, तो ये सॉलिड के साथ में एफिनिटी ज़्यादा है। सो ये वाटर जो है सो आपको शरीर के बाहर होने का टेंडेंसी होता है। इनके पसीने जो होते हैं काफ़ी अधिक होते हैं, खास करके रात में। कैली ग्रुप के पसीने जो हैं सो रात्रि के समय में काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये जो है सो कष्टकर इनके लिए होता है। इनके घाव म्यूकस मेम्ब्रेन जो हैं सो जनरली
वो म्यूकस मेम्ब्रेन पर अल्सरेशंस पैदा हो जाने का क्षमता होता है। जहाँ भी घाव देखिएगा जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन आपका अल्सरेटेड दिखलाई पड़ेगा, घाव के जैसा दिखलाई पड़ेगा, तो उसको हम लोग कैली ग्रुप में ले आ सकते हैं। और इसके जो एग्रीवेशंस जो हैं, बहुत सारे एग्रीवेशंस में संभोग के बाद में इसके कष्ट बढ़ते हैं, खास करके इनके नर्वस सिस्टम में वीकनेस महसूस करते हैं, थकावट महसूस करते हैं, और एग्रीवेशंस कोई भी कष्ट, पेट में दर्द हो जाए, कुछ भी हो जाए आफ्टर क्वाइसन, ये कैली ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। ये जनरली वन साइडेड मेडिसिन के रूप में है। आप कॉस्टिकम के विषय में आप जानते हो राइट साइडेड मेडिसिन है, तो ये जनरली ये राइट साइडेड ही ये भाग है, और इसके पैरालिसिस जो है सो वन साइडेड पैरालिसिस होते हैं, है ना। तो ये कॉस्टिकम का बहुत महत्वपूर्ण दवा है राइट साइडेड पैरालिसिस में। और दूसरी बात यह है कि इसका स्लो ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, एकाएक नहीं रोग बढ़ता है। इनका रोग जो है सो धीरे 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 करके आगे बढ़ता है। ये ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ द प्रॉब्लम्स है इसका। इसके जो मायोकार्डियल वीकनेस और हर्ट के मैंने बताया था, इसका एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, खास करके पैल्पिटेशंस हो जाना, घबराहट महसूस करना, इस दवा का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के रूप में आता है। इसके पल्स के कैरेक्टर जो होते हैं, पल्स जो हैं आप अगर टच करके देखिएगा तो वह इरेगुलर होगा, कभी कभी बीच में रुक रुक करके भी होगा, है ना। छात्रों, आपसे मैं निवेदन यह करूंगा कि आप लोग पल्स को पहचानने का कोशिश कीजिए, एक दूसरे का पल्स को आप देखिएगा तो आपको पल्स को, क्योंकि पल्स बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन देता है और आपके रिपोर्टरी में, आपके मेट्रोमेडिका में और मेडिसिन को इंडिकेट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा है। और पल्स के माध्यम से आप 3 बात को जान सकते हैं। आपका हार्ट का स्थिति क्या है, आपका लंग्स का स्थिति क्या है, आपका लीवर का स्थिति क्या है ना। तो ये जांच करना पल्स का कैरेक्टर को, तो इसके जो पल्स के कैरेक्टर होते हैं, चूँकि मैंने बताया कि इसका हार्ट पर मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक्शन जो बहुत ज़्यादा है, इसके पल्स जो है सो आपको इरेगुलर टाइप का होंगे, नियमित एक गति से नहीं चलते हैं, वह इंटरमीडिएट मतलब रुक रुक करके होते हैं, एक गैप हो सकता है, थोड़ा सा वेट करके फिर थोड़ा सा वेट करके इनके हैं। और ये सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा झटके के साथ में पल्स दिखलाई नहीं पड़ते हैं। तो ये पल्स कैरेक्टर इस दवा का एक महत्वपूर्ण सिम्टम्स है। और इनके सभी कष्ट, दर्द हो या कुछ भी हो, वह मोशन से बढ़ जाता है, आराम मिल जाता है। ऑल पेन्स आर एमुलेटेड बाय द मोशन। लेकिन जनरल कष्ट जो है सो मोशन से बढ़ता है, पर्टिकुलर जो है सो मोशन से एमुलेट होता है, और जनरल इसका मोशन से एग्रेवेट होता है। अब जनरल को कैसे लीजिएगा, आप ट्रेन में जा रहे हो, वो जनरल मोशन हो गया। अगर हाथ का मोशन है तो वह आपका पर्टिकुलर हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी हम लोग को दिमाग में रखना है कि ये बड़ा कॉन्ट्रास्ट सिम्टम्स है। पर्टिकुलर ऑर्गन का मोशन जो है सो वो एमुलेट होता है मोशन से, पर्टिकुलर ऑर्गन का मोशन से एमुलेट होता है। और जनरल जो मोशन होता है, अगर आप पूरा शरीर के साथ में चल रहे हो, पैदल चल रहे हो या गाड़ी में जा रहे हो, किसी मोशन में हो, तो आपके कष्ट बढ़ते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट सिम्टम्स है जो कि कैली ग्रुप में आपको पाया जाएगा। जनरली आप पाइएगा कि कैली ग्रुप के पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन नाम की चीज़ नहीं होती है, क्योंकि पोटासियम हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देता है ना। लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन तो सबको होता है, और वह कॉन्स्टिपेशन का आधार होता है आपको जीवन में खान पान के कारण या रूटीन के कारण। तो उसको छोड़ दीजिएगा तो आप पाएंगे इन जनरल कैलीज आर नेवर कॉन्स्टिपेटेड, है ना, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। तो इसके विपरीत क्या होगा, इसका विपरीत डायरिया है ना। वो मैंने बताया ओडिमा का कंडीशन ज़्यादा होता है, तो ये ऑडिमस हो सकते हैं। इनके विपरीत में इनके डायरिया काफ़ी हो सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग डायरिया हो सकता है। कैली सब में आप देखिए बहुत सारी इस तरह के लक्षण आपको दिखलाई पड़ेंगे। तो ये कॉन्स्टिपेटेड यानी कि शरीर में रोकने वाली चीज़ जो है सो इसमें कम दिखलाई पड़ेगा, और बाहर निकालने वाली गति जो है सो ज़्यादा दिखलाई पड़ेगा। जैसे पसीना है तो वह बहुत ज़्यादा दिखलाई पड़ेगा, है ना। पसीना
प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन दिखलाई पड़ेगा, ठीक है। और जो स्टूल है तो वहाँ पर अंदर में नहीं रुकेगा, वह आपको बाहर निकलेगा, इसलिए कॉन्स्टिपेशन इसके अंदर में नहीं पाया जाता है। कॉस्टिकम के अंदर में जो एफेब्राइल कंडीशंस माना जाता है, यानी कि फीवर नहीं आता है, एसिम्प्टोमेटिक माने बिना फीवर के ऐसा ट्यूबरकुलर ग्रुप जहाँ की आपको पेशेंट जो कि जिसमें बुखार जैसा लक्षण नहीं दिखलाई पड़े, फीवरिश टेंडेंसी नहीं दिखलाई पड़े, वह कैली ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने क्या देखा, इसमें मोशन से इसका पर्टिकुलर जो है सो आराम मिलता है, जनरल एग्रेवेट करता है, और ये एफेब्राइल कंडीशंस होते हैं कैली ग्रुप के पेशेंट। इसके म्यूकस डिस्चार्जेज जो होते हैं सो म्यूकस टाइप के होते हैं, वेजिना से, लिकोरिया जो है यूरेथ्रा से, नाक से, और ये सभी जगह पर जो है सो ये म्यूकस डिस्चार्ज माने कि वो पस के जैसा नहीं आएगा, वो लसलसा टाइप का आएगा, और कोरोसिव होता है, यानी कि जहाँ पर पड़ता है उसको वहाँ पर थोड़ा सा खुजलाहट होगी, वहाँ पर जलन जैसा महसूस करेंगे। ये कोरोसिव डिस्चार्जेस, कोरोसिव म्यूकस डिस्चार्जेस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। घाव से भी निकल रहा है तो वह कोरोसिव होगा, वेजिना से लिकोरिया है वो पॉजिटिव होगा, कोरोसिव होगा, यूरेथ्रा नाक से जो आता है म्यूकस वो भी आपको कोरोसिव नेचर का होगा। ये पोटासियम जो है सो आपका मेट्रिया का एक सबसे महत्वपूर्ण दवा के रूप में हम लोगों ने देखा है, और हम लोगों ने इस बात को समझना चाहिए कि इसके अंदर में ये सारे अति को लेकर के एक बात का दिमाग में रखना चाहिए, पोटासियम जो है सो बॉडी के सॉलिड पार्ट से ज़्यादा इसका संबंध होता है, यानी बॉडी का जो सॉलिड पार्ट है उसको रेगुलेट करता है, और बॉडी के लिक्विड पार्ट को वो सोडियम रिप्रेजेंट करता है। तो सॉलिड और लिक्विड बैलेंस करने में दोनों मिलकर के सोडियम और पोटासियम हम लोगों के जीवन में एक बैलेंस स्थापित करता है, और इसीलिए हम लोग देखते हैं जब भी हम कोमा के स्टेज में जाते हैं या बेहोशी की अवस्था में आते हैं तो सबसे पहला जो टेस्ट कराया जाता है वह सोडियम पोटासियम के बैलेंस को देखा जाता है। सोडियम का बैलेंस घट गया है या पोटासियम, और उसको पूरा करने से फिर वह बैलेंस होता है। जनरली आपको जो कैली ग्रुप के मेडिसिन है इसकी जो जानकारी है, शुरू में ये सुसलर ग्रुप के मेडिसिन के रूप में आया, और सुसलर ग्रुप पे तो आपको कैलीफॉस है, कैलीम्यूर है, कैलीसल्फ है, तीन ही दवाइयाँ हैं, कैलीम्यूर, कैलीफॉस, कैलीसल्फ। लेकिन जब होम्योपैथी के अंदर में जब इसकी खोज होने लगी तो ये कैली ग्रुप के बहुत सारे केमिकल्स को इसके अंदर में समाहित कर दिया गया, है ना। और आज आपके रिपोर्टरी में जाइएगा तो आप देखिएगा कि 43 मेडिसिन का लिस्टेड है, कुछ पॉलीक्रेस्ट ग्रुप में है, कुछ मिडिल ग्रुप में है, और कुछ रेयर ग्रुप में है। पॉलीक्रेस्ट ग्रुप में आपका कैलीफॉस है, कैलीम्यूर है, कैलीसल्फ है, कॉस्टिकम है, ये सब पॉलीक्रेस्ट ग्रुप का ये मेडिसिन है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हम लोगों के मेट्रिया मेडिका के लिए है। तो छात्रों, ये कैली को लेकर के इन जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को लेकर के आप अगर इंडिविजुअल कैली मेडिसिन को पढ़ेंगे तो आपको एक दूसरे से कंपेयर करने में काफ़ी सहूलियत होगा। अगर कैलीम्यूर है और कैलीफॉस्फेट है और कैली कार्ब है ना, तो कैली कार्ब में कार्बोनेट के साथ में जुड़ जाता है, कैलीम्यूर के साथ में क्लोराइड के साथ में जुड़ जाता है, कैलीफॉस में फॉस्फेट के साथ जुड़ जाता है, कैलीसल्फ में सल्फेट के साथ में कैली संयुक्त होकर के उसके अंदर में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है उसके काउंटर पार्ट के कारण। तो ये चीज़ को खाली अध्ययन करने का एक आपके लिए काफ़ी मदद मिल जाता है, काफ़ी सहूलियत हो जाती है, और आप लोग इसमें काफ़ी आसानी से इस दवा को इसके माध्यम से दवा को आप देखो
आपके दिमाग में आज यह तो पता चल गया कि हम लोग करीब करीब 43 मेडिसिन को के अंदर में इतने लक्षण हैं। अब आप थोड़ी थोड़ी बातें हर एक दवा के विषय में जान जाएंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये आपके जहन में, आपके दिमाग में यह बात बैठा हुआ होगा कि यह यहाँ पर डिफ्रेंशिएट है। और जब भी आपको कैली ग्रुप के पेशेंट आपके सामने में आएंगे तो उस समय में ये जरूरी हो जाता है, कैली ग्रुप के पेशेंट आते हैं सामने में तो उस समय आपको लगता है कि हम कैली आ रहा है, तो उसमें ये सोचना पड़ता है कि हमको अगर आपके रिपोर्टराइज करने के बाद में आपको पास में कैली फॉस आ रहा है तो हमें वहाँ पर कंपैरिजन करना जरूर चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कॉमन बातें के कारण रिपोर्टराइज अगर हो गया हो तो वह जनरल कैली का कैरेक्टर ला रहा होगा। और पर्टिकुलर कैली के पास में पहुँचने के लिए आपको यह ग्रुप स्टडीज के अध्ययन से आपको जानकारी मिलता है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है ग्रुप स्टडीज ऑफ मेडिसिन का, जो हम लोगों को हमारे मेट्रिया मेडिका के अध्ययन को आसान बना देता है, हम लोग को दवा को, समझदारी को आसान बना देता है। आखिर दवा तो याद नहीं हो सकता है, दवा याद रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हजारों हजार लक्षण हैं। हजारों हजार लक्षण में हम कितना याद रखेंगे, लेकिन एक जनरल रेगुलेशन से अगर आपको याद रहता है तो उस दवा के पास में पहुंच सकते हैं और अध्ययन करके आप उसके पास में देख सकते हैं। यही खासियत है। हम लोग इसी कारण से हम लोग मेट्रिया मेडिका को अलग अलग तरीकों से पढ़ने का प्रयास करते हैं, अलग अलग तरीकों से। और मैंने पहले ही बता दिया कि इसका प्रयास आज से नहीं है, हम होम्योपैथी के शुरुआती समय से है। फैरिंगटन ने बहुत कोशिश किया कंपैरेटिव मेट्रिया मेडिका का, केंट ने अपने लेक्चर्स में काफ़ी इसको कंपैरिजन में बताया है। क्लार्क के डिक्शनरी में आपको बहुत सारे सिमिलर मेडिसिन की चर्चा की गई है। जहाँ भी जाइएगा तो वहाँ पर आपको ये जो रिलेशनशिप की बात की जाती है उसमें इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो छात्रों, ये हम लोगों को दिमाग में रख करके चलेंगे। आज मैं आपको कैली का यह स्वरूप को दिखलाने का कोशिश किया है। आप इसको एक बार थोड़ा सा और अध्ययन कर लीजिएगा, और मैं कुछ 2-3 दवाई इसके जो हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव मेडिसिन के रूप में मैं अलग क्लास से एक दवा को मैं, जो कि आपके सिलेबस से भी इंक्लूडेड है, उसको लेकर के मैं चलूँगा, और जिससे कि आपको कंपैरिजन में सहूलियत हो जाएगा, आपको आसान हो जाएगा। सभी चीज़ तो दवा को पढ़ाना संभव नहीं होता है, लेकिन यह बात तो जरूर है कि हम लोग एक रास्ता मिल जाता है। स्टूडेंट का काम है उसके लिए अपना रास्ता को फिर आगे बढ़ाते रहना। तो आप लोग इसमें प्रयास कीजिए, आप लोग इसको पढ़ने का कोशिश करते रहिए। यह आपके लिए बहुत ही सुगम बना देगा आपके अध्ययन को, और इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इन शब्दों के साथ मैं आज का यह लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।